हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अंसारी सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल द अंसारी लर्निंग हब में स्वागत करता हूं। आज हम संख्या पत्ती की इस श्रृंखला में प्रश्नावली 1.5 के सभी महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। आइए हम सब आज प्रश्नावली 1.5 के प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। हमारा पहला सवाल है, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। हमारी पहले सवाल क्या है, इसमें बताना है कि कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो आइए हम सब देखते हैं कि कौन परिमेय होगा और कौन अपरिमेय होगा। परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए, अर्थात तो रूट के अंदर में नहीं रहे। जो संख्या रूट में नहीं रहती है वो परिमेय, तथा जो रूट के अंदर में आ जाए वो क्या हो जाए, अपरिमेय होती है। यहाँ पे हमारा पहला सवाल है 2 - √5, 2 - √5। तो 2 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होने की वजह से ये पूरी संख्या क्या हो गई, हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। तो हमारे पहला सवाल में क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। पहला सवाल क्या हो गया हमारा, अपरिमेय संख्या हो गया। फिर देखते हैं हम अपना दूसरा सवाल, 3 + √23 - √23। रूट वाली सेम संख्या आपस में जुट या घट सकती है। रूट वाली जो समान संख्या होती है वो क्या होती है, जिस तरह बीजीय व्यंजक में आप समान संख्या को जोड़ते या घटाते हैं, उसी तरह रूट वाली संख्या क्या होती है, समान संख्या जुड़ती या घटती है। तो √23 प्लस में और √23 माइनस में ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगी। तो हमारे यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। और 3 क्या होता है, एक परिमेय संख्या, और हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है 2√7/7√7। रूट वाली संख्या है एक जैसी अगर हो तो उनमें आपस में हम भाग की क्रिया कर सकते हैं। तो √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ 2/7। यहाँ 2/7 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4, इसमें दिया है 1/√2। रूट वाली सभी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो यहाँ √2 अपरिमेय होने की वजह से ये सारी संख्या क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। नेक्स्ट है हमारा 2π। 2 तो यहाँ पे क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पाई अपरिमेय होने के कारण ये पूरी संख्या क्या हो गई, हमारी अपरिमेय हो गई। इस प्रकार हमारे सवाल नंबर 1 के सभी सवाल सॉल्व हो गए। आइए अब हम चलते हैं हमारी अगली संख्या की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। जो भी सवाल दिए गए उन्हें क्या करना, हमें सोल्व करना है। जब भी सरल करने की बात करें तो आप किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं, इसे सोल्व कर सकते हैं। इसमें हम आते हैं, हमारा पहला सवाल है 3 + √3 × 2 + √2। इसे हम क्या करते हैं, आपको जिस तरीके से आता है उस तरीके से इसे बना सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 3 से बारी बारी से क्या करेंगे, पहले इस दोनों में, पहले 3 से 2 में गुना करेंगे, फिर 3 से √2 में गुना करेंगे, फिर उसी प्रकार √3 से 2 में गुना करेंगे, फिर √3 से √2 में गुना करेंगे। तो आइए अब हम इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 3 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 2 में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, फिर प्लस हो जाएगा, फिर 3 से √2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। फिर हम अगले बार किसे गुना करेंगे, √3 से, बाकी बारी बारी से गुना करेंगे। √3 से 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2√3। नेक्स्ट है हमारा √3 से √2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा +√6। क्योंकि जिस तरह बीजीय व्यंजक में समान संख्या को ही जोड़ सकते हैं, उसी तरह रूट वाली संख्या में भी अगर रूट के अंदर में एक जैसी संख्या है, रूट के अंदर में अगर एक जैसी संख्या रहेंगी तो हम उसे आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे। क्योंकि इसमें सभी संख्याएं अलग अलग हैं, अतः यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या बोलता है, 3 + √3 × 3 - √3। क्या हमारा दूसरा सवाल, 3 + √3 × 3 - √3। यहाँ पे अगर हम इसको 3 को a मान ले और √3 को b मान ले तो हमें एक क्या बोलते हैं, एक फॉर्मूला देखने को मिलता है, a + b × a - b। और ये किसका फॉर्मूला होता है, a² - b²। तो हम इस विधि से भी क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। तो a की जगह पे क्या हो गया हमारा 3 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे क्या हो जाएगा
√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस √3 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार हमारा 6 आंसर हो गया। या फिर पहले सवाल की तरह हम बारी बारी से गुना करके भी बना सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है √5 + √2 का होल स्क्वायर, √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो हम इसे a + b का होल स्क्वायर मान के भी बना सकते हैं, या हम इसे चाहे तो √5 + √2 इंटू √5 + √2 लिख कर भी बना सकते हैं। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बनाइएगा। हम आपको a + b के होल स्क्वायर मानकर बना देते हैं। यहाँ हमारा a की जगह पे क्या हो गया √5, b की जगह पे क्या हो गया √2। तो हम करते हैं a स्क्वायर अर्थात √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह पे √5 इंटू b की जगह पे हो गया √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सिर्फ 5 हो जाएगा, प्लस 2 √5 इंटू √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा √10 हो जाएगा, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। क्योंकि 5 और 2 एक जैसी संख्या है तो हम इसे जोड़ देंगे, 5 + 2 हो जाएगा 7 प्लस 2√10। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आपको अगर सवाल में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करेंगे वीडियो को फिर से दोबारा देख लेंगे। चलिए आते हैं हम अब अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 4, √5 - √2 इंटू √5 + 2। ये भी सवाल हमारा अगले ऊपर जो सवाल बनाया है सवाल नंबर 2 उसी की तरह हो गया। सवाल नंबर 2 में भी ऐसा ही था, ये a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a और b। तो ये हो गया a - b इंटू a + b। सेम वही चीज हो गया a - b इंटू a + b। किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a की जगह पे √5 और b की जगह पे कितना हो जाएगा √2। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस √2 का करेंगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा। 5 + 2 जाएगा कितना हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं आपको कि यहाँ तक सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 है, आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के रूप से परिभाषित किया जाता है। अर्थात वृत्त की परिधि बराबर होता है, अर्थात पाई बराबर होता है वृत्त की परिधि बटा व्यास अर्थात c/d। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। सवाल बोलता है कि पाई का मान वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात के बराबर में होता है। तो जो ये बात बोला गया है कि पाई बराबर वृत्त की परिधि बटा व्यास, क्या यह इस बात को साबित करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्या इसका विरोध कर रहा है। तो इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। इसके लिए आपको हम एक बेस्ट कंसेप्ट बताते हैं। इस सवाल को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक वृत्त खींचते हैं। मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। ये वृत्त का केंद्र हो गया। वृत्त का व्यास मान लेते हैं कितना है, वृत्त का व्यास हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर का। अब चूंकि हमें व्यास से क्या करना है वृत्त की परिधि में भाग देना है, तो हम वृत्त का केंद्र मान लेते हैं O, और वृत्त के जो व्यास का पहला बिंदु है उसे A मान लेते हैं, तो दूसरे को B बिंदु मान लेते हैं। और एक तरफ से हम वृत्त के व्यास की लंबाई के बराबर क्या करते हैं परिधि पे रस्सी के माध्यम से क्या करेंगे नापेंगे। तो जब हम नापते हैं तो पहले टुकड़ा नापे, दूसरी टुकड़ा नापे, तीसरी टुकड़ा नापे। वृत्त के व्यास के बराबर जब वृत्त की परिधि पर 3 बराबर भाग में तो बांट दिए, लेकिन पॉइंट नंबर ए से, और यहाँ एक नया पॉइंट बना देते हैं पॉइंट सी, ए से सी के बीच की दूरी हमेशा बच जाएगी, चाहे आप वृत्त कितना भी छोटा लें या कितना भी बड़ा लें। वैसे कंडीशन में गणितज्ञों ने क्या किया कि चूंकि वृत्त के व्यास से हमें परिधि पे भाग देना है, तो व्यास को 7 टुकड़ों में डिवाइड किया। कितने टुकड़ों में 7 टुकड़ों में विभाजित किया। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 7 टुकड़ा हो गया। 7 टुकड़ा में जब विभाजित किया और ये जो टुकड़ा AC बच गया, उस AC टुकड़ा को जब पहले इकाई की तरफ रखे
तो पहले इकाई से क्या हो गया, थोड़ा सा कम रह गया, थोड़ा सा कम हो गया, एग्जैक्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया, एक के सन्निकट हुआ। तो गणितज्ञों ने सोचा कि हम क्या करते हैं कि इस व्यास को हम क्या करते हैं, 8 बराबर टुकड़ों में बांटते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 8 बराबर टुकड़े में बांटे। जैसे हम इसको बारी बारी से बांट के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 8, कितने टुकड़ों में बांटे, 8 टुकड़ों में बांटे। इस बार जब एसी टुकड़ा को पहले खंड की तरफ रखा गया तो ये पहले खंड से थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा हो गया, एग्जैक्ट एक खंड के बराबर नहीं हुआ, एक खंड से थोड़ा सा बड़ा हुआ। तो वैज्ञानिकों ने क्या, गणितज्ञों ने क्या किया, इसे एक के सन्निकट मान लिया। ठीक है, कितना के सन्निकट मान लिया, एक के सन्निकट। और पाई का मान हमने जो कैसे निकाला, चूंकि 3 टुकड़े में तो बराबर बराबर कटा था, तो 3 टुकड़ा पूरा प्लस ये 7वें वाले हिस्से का सन्निकट मान लिए, एग्जैक्ट एक नहीं हो गए, थोड़ा सा कम था। इस प्रकार जब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो पाई का मान कितना आ जाता है, 22/7, 22/7 आ जाता है। यहाँ एक क्या है, एक सन्निकट मान है, ना ही एक पूरा पूरा मान है और ना ही एक से ज्यादा छोटा नहीं है। इस प्रकार यह इस तथ्य का अंतर विरोध नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, यह कथन इस तथ्य का विरोध नहीं कर रहा है। हम आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गई होगी। आइए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये सवाल अति महत्वपूर्ण है और आपने इसे पिछली क्लास में भी पढ़ा था। एक्सरसाइज आपने 1.2 में इस सवाल को सोल्व किया था। सवाल नंबर उसका 3 सेम उसी तरीके से है, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, अलग तरीके से बनाएंगे। ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम संख्या रेखा पर उतना ही सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचते हैं। यहाँ पे हमारा चौथा सवाल है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। कितना को, √9.3 को निरूपित कीजिए। तो ऐसे सवालों को हम बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे। अब संख्या रेखा पे हम क्या करते हैं, उतना ही सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींच लेते हैं। तो मान लेते हैं पॉइंट ए से शुरू हुआ और पॉइंट बी तक हमारी दूरी कितनी हो गई, 9.3 सेंटीमीटर, या 3 इकाई आप कुछ भी मान सकते हैं। फिर नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, बी से पॉइंट सी की तरफ 1 सेंटीमीटर और रेखा को क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। अब टोटल हमारी लंबाई हो गई 10.3 सेंटीमीटर। अब ये ए से लेकर सी तक की रेखा को क्या करते हैं, आधा आधा कर देते हैं, यानी 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। तो ए से सी की लंबाई हमारी 10.3 सेंटीमीटर है, इसे हम बीच से क्या करते हैं, आधा आधा बांट देते हैं। जिसे हम जब हम आधा आधा बांट देते हैं तो ये जो बीच वाले बिंदु है, इसे वृत्त का केंद्र मानते हुए हम क्या करेंगे, एक ए से लेकर सी के ऊपर अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, ओ को वृत्त का केंद्र मानते हुए बिंदु ए से सी तक क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारी ए और बी की जो बिंदु है, तो बिंदु बी से वृत्त की परिधि की तरफ एक लंब खींचेंगे। बिंदु बी से वृत्त की परिधि की तरफ क्या खींचेंगे, एक लंब खींचेंगे। ये लंब वृत्त की परिधि के जिस बिंदु पे कटेगा, वृत्त के जिस बिंदु पे कटेगा वहां से वहां एक क्या करते हैं, पहले इसको नामांकित कर देते हैं, ए बी सी, और इस बिंदु का नाम देते हैं डी। अब बिंदु बी को हम वृत्त का केंद्र मान लेते हैं तथा बी डी को त्रिज्या मानते हुए हम संख्या रेखा पर डॉट डॉट के रूप में क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे। ये चाप संख्या रेखा के जिस बिंदु पे काटेगा वहां पर बी से सी की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, √9.3 हो जाएगी, ये बी सी। तथा ये बी डी जो हम लंब खींचे इसकी भी कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, √9.3 हो जाएगी। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। बी सी की लंबाई कितनी हो गई, √9.3। ऐसे किसी भी सवाल को बनाने के लिए आप सेम मेथड का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। इस सवाल को हम फिर से दोबारा आपको थोड़े ही समय में बता दे रहे हैं। सबसे पहले बनाने के लिए हमें उतना ही सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचेंगे, उसे 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब दोनों रेखा के बीच को क्या करेंगे, आधा कर देंगे। अब कुल रेखा क्या करेंगे,
आधा कर देंगे तथा ए से सी तक क्या करेंगे, हम एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे तथा बी बिंदु से, जो हमारी ओरिजिनल रेखा थी 9.3 सेंटीमीटर की, बी से वृत्त की परिधि पे क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। वृत्त की परिधि पे क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे तथा बी बिंदु को अब नया केंद्र मानते हुए तथा वृत्त के जिस बिंदु पे कट किया है वहां से एक चाप का निर्माण करेंगे संख्या रेखा के ऊपर। जिस बिंदु पे काटेगा वहां से इसकी दूरी को हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। यही दूरी हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी √9.3 तथा ये जो हमारी लंब आई है बी से डी पर, इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, √9.3। चलिए हम आशा करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित हरों का परमीकरण कीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हर परमीकरण क्यों जरूरी होता है। जब भी कोई संख्या रूट के नीचे में आ जाती है, जब भी कोई संख्या बटा के नीचे में हो और वो रूट के अंदर में हो, तो वैसे स्थिति में हमें रूट को किसी भी तरह अंश के रूप में लाना रहता है। इसे क्या कहते हैं, हम हर परमीकरण कहते हैं, है ना। रूट को कभी भी बटा के नीचे नहीं रखा जाता है, हम क्या करते हैं, रूट को बटा के ऊपर लाते हैं। चलिए अब हम सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं, इसको हल करते हैं। जब भी आप हर परमीकरण करें तो रूट के अंदर में जो संख्या दी रहती है उसी संख्या से हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुना करते हैं, अर्थात हर और अंश के रूप में गुना करते हैं। तो √7 है, 1/√7, तो हम क्या करेंगे, √7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो √7 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा √7 तथा नीचे में हो जाएगा √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा, सिर्फ 7 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा √7/7। अगला सवाल है हमारा 1/√7 माइनस √6। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, पहले सवाल में तो हमारा सिर्फ सिंगल डिजिट था, तो सिंगल डिजिट के लिए हम क्या किए, सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना कर दिए तो हमारा आंसर आ गया। अब आगे आप ध्यान रखिएगा, या तो हर में 2 संख्या हो या 2 से ज़्यादा संख्या हो, तो ऐसे कंडीशन में आप उसके चिन्ह पे ध्यान रखेंगे। चिन्ह से ध्यान का मतलब क्या हुआ, या तो बीच में प्लस की चिन्ह होगी या माइनस का चिन्ह होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम सेम संख्या से तो ऊपर नीचे गुना करेंगे, लेकिन प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस करके गुना करेंगे। जैसे इस सवाल में, हमारे सवाल नंबर 2 में दिया है 1/√7 माइनस √6, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे तो सेम संख्या से गुना करेंगे, √7 √6, लेकिन चूंकि ये माइनस में तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे प्लस करके गुना करेंगे। जैसे √7 प्लस √6 बटा √7 प्लस √6। अब सिंपल सा हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो अंश में हमारा 1 इंटू √7 प्लस √6, जब इसको गुना करेंगे तो अंश में हमारा आ जाएगा √7 प्लस √6। अब नीचे थोड़ा अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6, a माइनस बी इंटू ए प्लस पी के रूप में आ गया है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, a² माइनस b²। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। फिर अब आगे देखते हैं हम, अंश में हमारा क्या हो गया, √7 प्लस √6 बटा में √7 का वर्ग हो जाएगा 7 और 6 का हो जाएगा 6। इस प्रकार जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर में हमारा हो जाएगा √7 प्लस √6 और बटा में बच जाएगा 1 हम लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है, 1/√5 प्लस √2। बीच में क्या है, हमारा प्लस का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करेंगे, लेकिन बीच में क्या कर देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो अब हम गुना करते हैं √5 माइनस √2 बटा √5 माइनस √2 से। जब गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा हमारा √5 माइनस √2 और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ऊपर में हमारा हो जाएगा √5 माइनस 2 √2 बटा में 5 √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5
और रूट 2 का हो जाएगा -2। रूट 5 -2, रूट 5 माइनस रूट 2, और नीचे में हमारा हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा 1/√7 - 2। इसमें भी क्या है, माइनस है, तो हम क्या करेंगे, प्लस मानकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे सेम संख्या से। फिर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे √7 + 2 बटा √7 + 2। जब गुना करेंगे हम, तो ऊपर में गुना करेंगे तो सेम संख्या आ जाएगी, 7 प्लस √7 + 2 बटा में a² - b²। तो √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ऊपर में है √7 + 2, ऊपर में क्या है √7 + 2 बटा में √7 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में 4। फिर आगे हम देखते हैं √7 + 2, √7 + 2 बटा में 7 में 4 का कितना हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, हमारे यहीं तक सवाल थे। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।